अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुड़ियास टेक। आज हम आपकी मुलाकात जिस सेलिब्रिटी गेस्ट से करा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारे ड्रामों आपने उनके देखे हैं। कुछ एक ड्रामों के मैं नाम ले लेती हूँ। स्टार्टिंग में शायद उन्होंने कभी सोचा ना था, एक उनका ड्रामा जियो टीवी पे आया था। आप में से कुछ लोगों ने उसको देखा होगा, बल्कि काफी लोगों ने देखा होगा। रमज़े इश्क मैंने पर्सनली देखा है, कभी सोचा ना था, मैंने नहीं देखा है। वैसे आप उसकी बातें बता रही। दासी मेरा फेवरेट था, महरपोश, बदसात, इश्क तमाशा। आई थिंक वो ड्रामा था जिससे मैंने वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको नोटिस करना शुरू किया कि ये भी राइटर हैं, इनके ड्रामे देखने चाहिए। और आजकल इनका ड्रामा आ रहा है सुकून, जिसने बहुत सारे लोगों को बेसुकून किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। आज हमारे साथ मौजूद है मिसबा नौशीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अनिला? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम निकाला, आप आई। आप हमारे व्यूअर्स से बातचीत आज करेंगी इंशाल्लाह, बहुत हम तफसील से मजे मजे की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए मिसबा कि सफर कैसे शुरू हुआ? सफर तो देखिए, सफर की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो वो तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था, जब मुझे पता भी नहीं था कि कहानी क्या होती है, लिखना क्या होता है। तो बहुत कोई 16 साल की एज से मैं पब्लिश होना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ डाइजेस्ट वगैरह में ना। मुझे बड़ा शौक था। तो क्योंकि घर में आते थे रिसाले वगैरह, में बहुत पढ़ती थी डाइजेस्ट की किताब, बहुत ज्यादा पढ़ी जाती थी हमारे घर में। तो फिर हमें भी होता था कि कोई अच्छी अगर स्टोरी आ रही है या, तो वो हमें लाजमी पढ़ने को दी जाती। तो मैं क्या करती थी कि मेरी एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड थी। मैं एक जो दुनिया जीती थी ना, उससे अलग मेरी एक दुनिया थी। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि उसमें ना मैंने लिखना शुरू किया कि नहीं, इसको मैं कागज पे उतारूं। वो एक बड़ी कच्ची पक्की सी तहरीर थी। मुझे याद है मैंने अपनी बहन को दिखाई थी सबसे पहले, तो वो बड़ी हैरान हुई, कहती यार तुम लिख सकती हो, तुम्हें लिखना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट जो है, उस टाइम जब मैं थी कोई 14, उस वक्त मेरी बहन ने, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें लिखना चाहिए। मैंने वो लिखी स्टोरी है। मुझे याद है मेरे कॉन्फिडेंस की आप देखें कि मैंने वो पूरी अपनी क्लास को पढ़ा दी थी। वो सबने कहा वाह 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 कितनी अच्छी है। फिर मैंने संभाल के रखी। कहीं जाहिर है मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि ये पब्लिश होने के लायक तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे अप्रिशिएट बड़ा किया गया। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा किया, मेरी बहन ने मुझे बहुत ज्यादा किया कि तुम करो, तुम कर सकती हो। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने शुआ डाइजेस्ट था, आंचल था, फिर मैंने उसमें भिजवानी शुरू की। लेकिन शुआ से तो आया नहीं मुझे कोई जवाब। काफी अरसा गुजर गया, पता ही नहीं था कि कैसे राब्ता करना है। उस वक्त हमारे यहाँ नहीं था कोई मोबाइल फोन, या इस तरह हमारे पास वो एक्सेस नहीं थी उन चीजों की। तो लेकिन आंचल में वो पब्लिश हो गया। मैं इतनी ज्यादा खुश, मैंने सबको पार्टी दी। देखो, मैं क्योंकि मैं अपने यहाँ मैं बताती चलूं, मेरा ताल्लुक फ्यूडल फैमिली से है ना, तो मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी, स्टिल पहली लड़की आज भी हूँ, जो ड्रामा राइटर भी है और राइटर भी है। हाँ, मेरे बाद इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ लोगों को शौक भी हो रहा है, वो लिख भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त मैं पहली थी। तो बस फिर वहां से जो है, क्योंकि एक नई चीज थी और पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी, बहन की भी थी, भाइयों की भी थी, तो फिर बस जो सफर शुरू हुआ, वो फिर मेरा पैशन बनता गया ना, और आज तक जारी है। फिर अब तो ड्रामास की दुनिया में आ गए, अब तो मीडिया में आ गए प्रॉपरली, तो बस वो जारी है मिसबा उस वक्त ऐसे बस। जब आप लिखती थी ड्रामे, जब आप किस्तें लिखती थी डाइजेस्ट के अंदर, कितने पैसे मिलते थे पर जी एपिसोड? यार, मैं आपको सही बताऊं अनिला, तो पैसे नहीं मिलते थे उस वक्त। अच्छा। उस वक्त उस वक्त पैसे नहीं मिलते थे। पब्लिश हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है कि आंचल डाइजेस्ट जो है, उस एक अफसाना पहले वो पब्लिश हुआ था। तो अब तो मुझे शायद उसका सुलगते ख्वाब, जख्मी आंखें, इस टाइप का कोई बड़ा अफसानवी सा नाम था उसका ना। तो वो पब्लिश हुआ। फिर उस वक्त ये था उनका, ये उस वक्त तो ये उनका क्राइटेरिया था कि तीन जब तक होंगे ना, तीन अफसाने या नॉवेल जब तक एक राइटर की पब्लिश नहीं होंगे, उसको कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी। तो मुझे याद है कि मेरे वो तीन के बाद मुझे शायद कोई 500 मिले होंगे। लेकिन उस 500 का मुझे कोई इतनी, मुझे कोई खुशी थी। हाँ, लेकिन फिर उसी जमाने में एक और वो पाकीज़ा वालों ने ही डाइजेस्ट निकाला था, दिलकश। तो वो दिलकश में मैंने किया था। वो मुझे एक नॉवेल पहले के ना, मुझे 2,000 रुपए मिले थे। और वो मतलब ना, जब वो 2,000 नहीं थे, मुझे लगता है कि वो 2 लाख थे मेरे लिए।
कि आप एक इतनी कम उम्री में जब आप वो करते हो ना, तो मुझे याद है जब पोस्टमैन आया और अब्बू ने मुझे ला के दिए ना, तो मैंने वो पैसे अपने अब्बू को दिए थे, क्योंकि मैं उनके साथ काफी अटैच्ड हूँ ना, तो मुझे अपने अब्बू से बड़ा प्यार। तो मैंने उस वक्त भी मैं बड़ी थोड़ी फिल्मी भी मैं थी, और थोड़ा मुझे ये भी था, इमोशनल मैं बहुत हो जाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं अब्बू, अगर आप मुझे सपोर्ट ना करते, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई राइटर नहीं है, किसी को पता नहीं है राइटिंग क्या होती है, सब मतलब लोग इस चीज को नहीं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो अगर आप मुझे ना परमिशन देते, आप मुझे सपोर्ट ना करते, आप मेरी डाइजेस्ट में भेजी जाने वाली कहानियों को अगर आप जाके कोरियर ना करवाते, तो शायद ये कभी भी मुझे पहचान ना मिलती। तो वो मेरे बड़े इस चीज पे उन्हें खुशी भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे यहाँ रखो। मुझे अब याद नहीं है वो 2,000 रुपए कौन सी इतनी बड़ी रकम थी, शायद हमने कुछ मंगवा के खाया ही होगा। लेकिन एक वो जो एक आपकी अपनी कमाई का जो वो एक होता है ना, मतलब खुशी, वो बहुत बहुत फील हुई थी मुझे। आज लाखों भी कमाते हैं ना, तो यकीन माने मुझे वो उस पहली वाली वो फीलिंग नहीं आती दोबारा। अच्छा मिसबा, क्योंकि तो बस ऐसे ही शुरुआत थी। मैंने भी अपने बचपन में ये हम्म। बहुत किया है डाइजेस्ट पढ़ने का, और छुप छुप के रजाइयों के अंदर टॉर्चों के साथ, क्योंकि हाँ। थी अम्मा ने अगर पकड़ लिया होता तो बड़ी कुट लगती उससे। तो बहरहाल हाँ, इस तरह से रजाइयों के अंदर काफी पढ़ा है। मतलब मेरे ख्याल में वो कोई, हमने भी पढ़ा है। हाँ, कोई ऐसा डाइजेस्ट नहीं था जो हमने छोड़ा होगा अपने बचपन में। मगर मुझे अब जब मैं माशाल्लाह से उस उम्र के उस दौर में हूँ जब मेरे अपने बच्चे जवान हो रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ हम्म। कि हम लोगों को फिल्मी बनाने में उन डाइजेस्टों का कितना हाथ था यार। हाँ, वो फैंटेसी देते थे ना, वो ख्वाब बेचते थे। जैसे आज हम लोग 8 बजे के प्राइम टाइम को हम लोग कहते हैं कि वो हम ख्वाब सेल कर रहे हैं ना, हम लोगों को दिखा रहे हैं। सेल तो नहीं कहना चाहिए, हम ख्वाब हाँ बेच ही रहे हैं ना, लोगों को दिखा रहे हैं, कितनी ज्यादा टॉक्सिटी है। तो उस वक्त क्या होता था कि एक वो मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब मैं सारा दिन का घर का, ज़ाहिर है वो एक हाउस वाइफ थी, तो बच्चे भी पाल रही हैं, मेहमानदारी बहुत ज्यादा हमारे घर में हुआ करती थी, तो सारा कुछ है और खानदानी बातें ये वो, क्योंकि एक आम औरत की तो यही जिंदगी है, वो अपने घर, शौहर, बच्चे, खानदान, ससुराल वालों को खुश कर रही है, और उसके बाद उसकी अपनी पर्सनल स्पेस क्या थी, कि अम्मी कहती है कि मेरे लिए वो डाइजेस्ट थे जो मेरी दुनिया थी। अम्मी का कथारसिस होता था, ज़ाहिर है अम्मी कहती हैं कभी मुझे कोई चीज बुरी भी अगर लग जाती थी, लेकिन हम उसमें यह है कि वो जो कहानियां थी, अम्मी कहती है मेरी अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड थी। ये मैं आपको अपनी माँ का जो हवाला दे रही हूँ, ये मैं आपको एक आम औरत की कहानी बता रही हूँ। तो उसी में जो इस तरह हम थे जब टीन एज में थे, तो हमें बड़ी वो एक वो सब हर लड़की का होता है ना, एक शहजादा आएगा, घोड़े पे बैठा हुआ आएगा। खैर, घोड़े पे तो नहीं कभी इमेजिन किया था, मैं तो हमेशा से कहती थी अच्छी सी गाड़ी में ही आएगा। तो और मतलब इस तरह का होगा, ऐसा होगा, तो ये सारी चीजें यकीन माने हमने भी डाइजेस्ट से ही सीखी। और जो हीरो मतलब ऐसा होता था कि लविंग केयरिंग सा, तो बस पता नहीं कितने कितने दिन हम लोग उस शहर से निकल ही नहीं पाते थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो डाइजेस्ट ने ना हमारे थोड़े से दिमाग खराब किए थे, तो हम किए थे, बिल्कुल किए थे। अपनी बच्चियों को हम तैयार तो नहीं कर रहे एक रियलिटी की दुनिया को फेस करने के लिए। अगर हम उनको इतनी छोटी उम्र से यही चीज फीड किए जाएंगे कि मोहब्बत होती है, फिर शादी होती है, शादी के बाद जिंदगी बहुत गुले गुलजार होती है, रियलिटी ऐसी नहीं होती ज्यादातर। तो देखिए मैं हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम डाइजेस्ट भी पढ़ते थे ना, तो देखिए बिल्कुल सब अच्छा है तो उसमें नहीं था ना। वो उस वक्त की भी जो राइटर्स थी ना, वो प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने रख देती थी कि ये रास्ता है, इसको चुनोगे तो ये होगा, इसको चुनोगे तो ये होगा। देखिए फैंटेसी के अलावा हम उसमें से सबक भी सीखते थे, उसमें मैसेज होता था। तो ये चीज तो मैं नहीं कहूंगी। और मुझे लगता है उस वक्त आज से 10 या 15 साल पहले की जो जनरेशन थी ना, मुझे लगता है आज की लड़कियां जो हैं वो ज्यादा मिच्योर हैं। सोशल मीडिया ने उनको बहुत मिच्योर कर दिया है, उनको पता है, वो मुझे लगता है हमसे ज्यादा वो समझ रही है इन चीजों को, उनके पास एक्सेस है, हमसे ज्यादा है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया एक मतलब उनके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, एक ग्लोबल विलेज के तौर पर उनके हाथ में तो सारा कुछ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से मतलब तैयार नहीं होती। वो हमसे ज्यादा, मतलब मेरी बेटी है 10 साल की है, और वो बाज दफा जब वो बात कर रही होती है, तो वो मुझसे, तब मैं उस एज में इतनी मिच्योर नहीं थी जितनी वो मिच्योर है आज। तो मुझे तो नहीं लगता इस तरह के ऐसा कुछ है।
हाँ, कुछ केसेस में मतलब हो भी सकता है, वो एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मैं इसको कहूंगी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ड्रामे की तरफ कैसे आना हुआ। पहला ड्रामा कौन सा लिखा था, और किसने इंट्रोड्यूस किया? हम्म। अच्छा, पहला ड्रामा मैंने लिखा था कभी सोचा न था। और जियो के साथ मेरी एक ऐसे ही मुझे किसी ने, जानने वाले ने ही बताया था कि इस तरह से वो वन लाइनर्स ले रहे हैं। और मतलब उस वक्त बाबर जावेद का जमाना था, मतलब उस वक्त वहां पे जियो में बाबर जावेद हुआ करते थे, उनकी प्रोडक्शन हाउस थी, आसिफ रजा मीर और उनकी कोलैबोरेशन के साथ, मतलब उनका प्रोडक्शन हाउस था और इस तरह से। तो काफी काम हो रहा था। और उन्होंने उस वक्त बहुत न्यू राइटर्स के साथ और डाइजेस्ट राइटर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मैं भी नई थी, तो मुझे था कि अच्छा चलो ठीक है, शौक शौक में ना। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि स्क्रिप्ट क्या होता है, सीन क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन बस मुझे शुरू से एक ना नए नए काम करने का मुझे एक शौक बड़ा था, तो मैं कहती थी नहीं मैं करूंगी, देखो तो सही क्या है इसके अंदर ना, करके करके तो देखो ना। तो कामयाब होना ना होना तो खैर एक बहुत बात की बात है। तो फिर मैंने वहां पे अपनी भेजी थी उनको, एक स्टोरी भेजी, एक मेरी बुक गई। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, 2015 की बात है कि वो वहां पे जरा लेट वहां पे गई, लेकिन एक मेरी कहानी थी जो उनको पसंद आ गई। और अब मुझे पता भी नहीं था, मैंने एक ना वो वन लाइनर टाइप बनाई कहानी के, ये पूरी स्टोरी का खुलासा है, और मैंने साथ उसके ना वो उनको भेजी, उनको कहानी पसंद आ गई। तब वहां पे किफायत फतरुद्दीनी साहब थे और सैयद आतिफ अली थे, जो ड्रामा निगार भी हैं और वो डायरेक्टर, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन भी की। तो उन्होंने मुझे फिर कॉल की। तो पहले तो आपको मैं सही, हमेशा आप भी कहीं मिलते हैं ना तो वो एक ही बात कर रहे होते हैं कि ये इन्होंने मुझे डांट दिया था, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं था, कोई कोई पढ़ता नहीं था, कोई जवाब नहीं देता था। तो मुझे जैसे एक जिद सी हो गई थी कि नहीं मैंने करना तो है, एक दफा करना है, चाहे मैं नाकाम हो जाऊं लेकिन करूंगी जरूर। लेकिन उन्होंने फिर मुझे मौका पहला दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप हमें ना एपिसोड्स लिख के भेजें। आप यकीन करें कि मैंने पहला जो है ना स्क्रिप्ट बस गूगल से कुछ वो इशफाक अहमद के पढ़े, कुछ उमेर अहमद के पढ़े, मैंने कहा ये सीनियर्स हैं हमारे, मैंने वहां से पढ़ के तो मैंने वो एक कच्चा पक्का सा स्क्रिप्ट लिख के उनको भेज दिया। लेकिन उसमें ये था कि सिचुएशंस इतनी उसमें स्ट्रांग थी, उनको वो पसंद आ गई। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा लिखा है और हमें बड़ा पसंद आया है, लेकिन अब इसको दोबारा लिखिए। तो मैंने कहा यार अगर मैंने अच्छा लिखा तो दोबारा क्यों लिखना है। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, तो अब इसको दोबारा लिखिए। चले मैंने दोबारा लिखा वो सारी चीजें मैंने, उन्होंने कहा पहले से भी ज्यादा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा मिसबा आपने लिखा है, लेकिन इसको दोबारा लिखें। तो मैं फिर कहूँ कि यार अगर बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, तो फिर इसमें वो देखे, मुझे उस वक्त नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ये था कि वो मुझे सिखा रहे थे। तो वो जो सबसे पहली मुझे नो हाउ जो थी ना, मैं कहती हूँ कि ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही थी कि मुझे इतनी जल्दी ये मौका मिल गया। फिर उस वक्त ये था कि उस वक्त तो चैनल्स वाले ये किया करते थे ना कि ट्रैवल करते थे, जैसे क्योंकि कराची में हर राइटर का पहुंचना मुश्किल है और पंजाब की मट्टी बड़ी जरखेज है, आपको पता है यहाँ पे बड़ा टैलेंट भी है। तो क्या करते थे कि ये ARY वाले, जियो वाले, ये अपनी टीम्स को भेजा करते थे बकायदा राइटर्स एक्सप्लोर करने के लिए। फिर लाहौर में उनकी जो है वो मीटिंग्स हुआ करती थी, मैं भी जाया करती थी, वहां भी हमें बड़ा सीखने को मिलता था। तो ऐसे ही बस फिर मैंने अपना पहला सीरियल कोई 2 साल लगा के लिखा। उसके बाद मतलब 1 साल में मैंने वो लिखा और 1 साल उसको बनने में लग गए। और उसके बाद जो है वो 10 बजे की स्लॉट पे चला मुझे लगता था वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये है कि उसकी उस वक्त भी रेटिंग आई थी। और उसके साथ फिर ये हुआ कि मैंने फिर स्ट्रगल करनी शुरू कर दी कि नहीं, मुझे, मैंने फिर ARY के लिए भी भेजा। वन लाइनर्स इतनी समझ आ जाती है आपकी ना कि अच्छा आप वन लाइनर्स भी भेजें, फिर मैंने सायरा गुलाम नबी को भेजा। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मुझे आयमा करम चौधरी ने बताया कि नहीं तुम ना अब वहां भेजो। वो उन्होंने मुझे बड़ा मतलब सही में अगर कहूँ ना हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने के लिए, तो वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर आज तक करती हैं, लेकिन उस वक्त से वो मुझे मतलब सपोर्ट करी कि नहीं तुम यहाँ करो। और ये उस बंदे की बड़ी खूबी है कि वो रास्ता जरूर दिखाती है और अच्छा रास्ता दिखाती है, साथ देती है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से करो और इस तरह तुम्हें ना आगे। फिर मैंने एक कहानी इश्क तमाशा की दी थी सायरा गुलाम नबी को। तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं थी भी, मैं कुछ 26-25 साल की होंगी। और मैं इतनी ज्यादा मतलब बबली सी, फिल्मी सी, और कि सायरा हंसती थी कि तुम पूरी एक ना वो हो,
तुम अफसानवी किरदार हो। तुम दुनिया में चलती फिरती लड़की नहीं हो, तुम अफसानवी किरदार हो। और फिर वो जो इश्क तमाशा का रुशना का कैरेक्टर था ना, तो वो मुझे रुशना ही कहती थी। बल्कि मुझे सायरा गुलाम नबी जो है एमडी प्रोडक्शन में जो होती, वो मुझे आज भी मिसबा तो नहीं कहती, मुझे कहती तुम तो मेरी रुशना हो। तो फिर मुझे बाकी जो था, वो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत ज्यादा। वो भी मेरी उस्ताद है, मैं हर टीचर्स डे पे उनको मैसेज जरूर करती हूँ। और वो बड़ी शर्मिंदा भी हालांकि होती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आप मेरी उस्ताद हैं, आपने मुझे बड़ा सिखाया है। तो इस तरह से करके, लेकिन मेहनत बहुत की इसमें अनिला। मैं कहती हूँ कि एक बार नहीं, बार बार हमने लिखा, बार बार हमारी मतलब बार बार हमें मतलब ना, लिखने को जब बोला जाता था चीजें पसंद नहीं आती, तो तकलीफ भी होती थी उस टाइम कि यार क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये था कि एक जिद भी थी, एक चैलेंज था कि करना है, करके देखना है। मजा भी आता था, लेकिन ये था कि फिर अल्लाह का शुक्र है, जब इश्क तमाशा आया तो उस पे एज अ बेस्ट ड्रामा राइटर मेरी नॉमिनेशन भी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो मेहनत का सिला तो मिल गया था कि लोगों में पहचान हो गई इस तरह से। बस इसी तरह से सफर शुरू हुआ था मेरा। अब डाउन द लाइन बहुत सारे ड्रामे आपके आ गए हैं। बेतहाशा, बदनाम जी। है, होश है, दासी है, रमज़े इश्क है, बहुत सारे ड्रामे आपके क्रेडिट पे आ गए हैं। जी। अब ना यू आर अ नोन हम्म। नोन नेम, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी महसूस होती है एज कम्पेयर टू दैट टाइम जबकि आप बिल्कुल न्यू आई थी और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब महसूस होता है कि अब ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है स्क्रिप्ट के हवाले से? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं ना, कि तो ये जिम्मेदारी डबल ट्रिपल हो चुकी है हम पे। जब आप जैसे जैसे आप लोग जानना शुरू हो जाते हैं ना, आपके नाम के साथ कोई हवाला किसी भी लिहाज से जुड़ जाता है ना, तो जाहिर है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके चलना पड़ता है। जब मैं इश्क तमाशा लिख रही थी ना, तो मुझे सायरा गुलाम नबी ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था, मिसबा, हम आम ड्रामे में कोई छोटी सी भी जो चीज है ना, चाहे वो तुम जुमला लिखोगी, चाहे तुम कोई गलत कोई लफ्ज लिख दोगी, वो टीवी स्क्रीन पे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम्हें उसके लिए जवाब देना होगा। तो हमेशा सोच समझ के लिखना। कलम का बहुत कर्ज होता है इंसान को, और उसका हक अदा करने में ना इंसान को मतलब बहुत दांत तो पसीना आ जाता है। तो मैं इस चीज का खैर ख्याल तो रखती थी, लेकिन ये था कि उस वक्त वही बात है ना कि इतना इस चीज का नहीं था, प्रेशर नहीं था, इस चीज का नहीं था। अब जाहिर है प्रेशर है। अब हमने सब्जेक्ट भी देखना है, अब हमने ये देखना है कि अच्छा मैं अगर ये डिलीवर कर रही हूँ, जैसे मेरा एक सीरियल था वो मैं नहीं करना चाह रही थी, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा था कि नहीं ये मेरा जॉनरा नहीं है, या मैं इस तरह से अगर लिखूंगी तो मेरा बाप, मेरा भाई या मेरा हस्बैंड अगर वो देखेगा, या मेरे जानने वाले, तो वो कहेंगे कि इसने ये क्या लिखा। हम उस पे बहुत आप समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैं उस वक्त मुझे बहुत हो रहा था कि ये मैं इस तरह की कहानी ना लिखूं। क्यों ना लिखूं? क्योंकि मुझे बस वही ना कि एक वो हमसे भी वो एक जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर ये था कि मुझे फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने कहा नहीं, इस पे मुझे बात करनी चाहिए। मैं नहीं करूंगी, कल को कोई और करेगा, इससे बेहतर है कि जिस तरह मैंने उस चीज को फील किया है, उस वाकये को, ये फिर मुझे लिखना चाहिए। तो फिर ये तो बहुत, और डे बाय डे तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर बहुत आ गया अब हम पे। कौन सा ड्रामा था? वो दरार था। अच्छा, ओके, ठीक ठीक। अच्छा, तो हाँ। मेरा ये जो सवाल था ये पूछने का मकसद ये था कि अभी तक के हम्म। आपके जितने भी ड्रामे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, दो ड्रामे मेरे मुझे बहुत, हाँ। एक इश्क तमाशा। मगर अब मैं हम्म। पूछ रही हूँ कि आज की जो मिसबा नौशीन है, अगर उसको कहा जाए कि इश्क तमाशा को दोबारा लिखो, तो क्या आप वो जो किडनैपिंग वाला ट्रैक है, क्या आप उसको दोबारा डालेंगी उसमें? शायद नहीं। हम्म, मुश्किल सवाल है। शायद नहीं, शायद नहीं। क्योंकि वो एक एक टर्न नहीं, था। मुश्किल सवाल नहीं। देखिए, हम्म, वो टर्न इस तरह से था, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो उस वक्त भी जो है वो जो टर्न था वो इस वजह से था कि वो एक भाई की अपने दूसरे भाई से मोहब्बत थी। सब सब वो अपने जस्टिफाइड, सब चीजें भाई जस्टिफाइड। की आंखों में आंसू रहे। हाँ। तो वो, हाँ, तो वो उससे गलती हुई ना, देखें, उससे गलती हुई, लेकिन अच्छी बात ये हुई ना कि उसने गलती को सुधारने की कोशिश की थी। तो अगर मेरा किरदार कहीं गलती करता है, तो यकीन माने वो सुधारने की कोशिश भी करता है, मैं लेकिन उसको ऐसे ही नहीं छोड़ती। लेकिन लेकिन देखो, ये जो मुझे आपके ड्रामे हम्म। से जो सबसे बड़ा मुझे मसला है ना, वो मुझे ये मसला होता है हाँ। कि आप
बहुत ज्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट देती है अपने ड्रामे को, टू द हाँ। एक्सटेंट कि बाय द एंड ऑफ इट आपका जो वो प्लॉट है ना वो कहीं रह जाता है, वो सिंपल स्टोरी नहीं होती, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे दासी बहुत अच्छा हम्म। स्टार्ट था, हाँ। सुनहरी का जो किरदार था, आई थिंक मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोल्स थे वो, मतलब मुझे बहुत मजा आया सुनहरी को देख के और वो करना, मगर वो कहीं खो गई, हम्म। बीच में कहीं खो गई, और वो बाय द एंड ऑफ इट तो मतलब वो कुछ और ही बन गया, मतलब अजीब सी चीज बन गई कि मैं, जैसे मैं खाना पकाती हूँ, बहुत बुरी हूँ खाना पकाने में, गोश्त पकाना शुरू करती हूँ हलीम बन जाता है, तो वही सिचुएशन हो गई कि आपने ड्रामा स्टार्ट एक तरह से किया, एक एम्पावर्ड लड़की दिखाई, और आखिर में फिर वही हाल हो गया जो कि 90% ऑफ द कैरेक्टर्स का होता है। तो ये डेलिबरेटली होता है या फिर हो जाता है? नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है। पता नहीं। ठीक है, अब जो हाँ, नहीं हुआ ये था, देखें क्या होता है कि एक कहानी जब हम इसको लेके चल जाते हैं, एक वन लाइनर होता है जो हम लेके जाते हैं, एक प्रोडक्शन हाउस हमसे मांगता है, ये चैनल डायरेक्ट मांग रहा होता है, तो उसके बाद हमारा एक सुपरवाइजर होता है, तो उसके साथ हमने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वो उसकी हमें सुननी पड़ती है, जो कि हमें लाजमी सुननी पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम वो ना सुने तो कान को इधर से ना पकड़े, इधर से करके कुछ ना कुछ करके उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है। हम्म। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एज अ राइटर अपनी फैंटेसी में या वो उस तरह से राइटिंग के हवाले से सोच रहे होते हैं, प्रोडक्शन के हवाले से वो चीजें नहीं होती। कुछ एडवर्टाइजमेंट का भी उनमें उनको होता है। जो दासी के साथ मिसहैप हुआ उसका मुझे आज भी दुख है। मैं हमेशा एक बात मैं करती हूँ कि मुझे कभी मौका मिला ना, मैं दासी सुनहरी का किरदार दोबारा लिखूंगी। जो ये उसकी कहानी थी वो ये नहीं थी। ठीक है, वो कहानी ये नहीं थी, कहानी वो वैसी ही थी सुनहरी की, कि एक लड़की है और एक वो मतलब बिल्कुल एक बंदे को वो बिल्कुल जो अंधेरे में गुम हो चुका है, जो मौत की तलाश में है, जो खो चुका है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा चुका है, खत्म कर चुका है सब कुछ, और वो कहीं ना कहीं अंदर से मरा हुआ इंसान है, तो उसके अंदर वो जिंदगी जगाती है। वो इतनी ही प्यारी लड़की थी और वो इतनी ही अच्छी जो है वो करती थी, और एट द एंड वो करती भी है, कर दिखाती है, और एक बिल्कुल एक डिफरेंट जो है वो एक आहिल को दुनिया के सामने लेके आती है, बिल्कुल वैसा जैसे उसका बाप देखना चाहता है, या जो वो था बल्कि उससे भी अच्छा वो उसको बना देती है, उसकी मोहब्बत बना देती है। लेकिन क्या हुआ कि हमें फिर उसमें कास्टिंग के बहुत ज्यादा मसाइल आए, जो डायरेक्टर्स थे उनको समझ ही नहीं आती थी उस स्क्रिप्ट की। आप यकीन करेंगे कि उस स्क्रिप्ट को कोई 4 डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, और हर डायरेक्टर ने अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करवाई थी। और मुझे याद है कि मतलब कोई 4-5 बार ये हुआ था। उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, और मीटिंग के दौरान जो है मतलब उसको कोई मैंने 4 से 5 बार तो रिवाइज किया था। आप मुझे बताएं कि एक बार हम मतलब एक चीज आप लिखते हैं, उसमें से फिर उसको काट रहे हैं, फिर आप दोबारा लिख रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर कर रहे हैं, उसके अंदर क्या रह जाएगा? जो एक्चुअल एलिमेंट है वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना, वो असल सुनहरी और या उसका किरदार, कहानी तो वो वही में मर जाती है जब आप बार बार उसको रीराइट करवाते हो, जब आप अपनी मर्जी का वो करवाते हो। और मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं फिर इस हद तक वो हो गई थी ना, जिच हो गई थी। हम्म। मैंने फिर कहा ठीक है, आपको जो करवाना है आप करवाएं, लेकिन इस ड्रामे के हिट होने की या आपके जो है इसकी फ्लॉप होने की फिर जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी। और उस स्क्रिप्ट के साथ बैड लक ये भी हुई कि वो स्क्रिप्ट जो है वो शूट पे जब शूट हो रहा होता था, जाहिर है मैं तो वहां मौजूद नहीं होती थी, सेट पे बहुत चेंज किया गया। हम्म। उसका आखिरी सीन जिस तरह मतलब मैंने लिखा, उसकी डायरेक्शन में भी रह गई कमी। वो मतलब मुझे पता है वो प्रोडक्शन हाउस वालों को आज भी उस चीज का खुद भी अफसोस होता है कि हमारा कितना अच्छा जो है वो सीरियल वैसा नहीं बन सका। तो दासी तो वो था ही नहीं जैसा वो उसे बनना चाहिए था। मुझे इसी बात का अफसोस, उसके साथ तो मैंने कहा ना। इतना अच्छा होता है ड्रामा और उसके बाद वो खो जाता है। लाइक अगर आप देखें तो 30 एपिसोड्स का ड्रामा नहीं होता है ये, वो मतलब 12 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स तक चल जाता है, हम्म। उसके बाद बहुत ड्रैग होता है। आई मीन ये बात बार 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 होती है, हर दफा होती है, मगर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, वी अंडरस्टैंड कि जी वो प्रोड्यूसर्स की भी डिमांड होती है, डायरेक्टर्स को भी जाहिर सी बात है पैसे मिल रहे होते हैं, हम्म। एक्टर्स को भी पैसे मिल रहे होते हैं, तो और एक्टर्स को भी पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो सारा बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, तो वो आपने करना होता है। ना। उसके हाथ
उस पूरी सिचुएशन में आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा, हाँ। देखिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना सारी राइटर पे तो डाल दी जाती है, जो बेचारा सबसे ज्यादा मजलूम किरदार है, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि ये है कि जब हमने तो लिख के दे दिया, हाउस के पास चला गया, मतलब प्री प्रोडक्शन हाउस ने ओके अगर उसको कर भी दिया, तो जब पोस्ट प्रोडक्शन पे बात जाती है तो वहां पे मतलब कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है डायरेक्टर को। तो फिर डायरेक्टर की एक अपनी, मैं कहती हूँ कि उनकी फैंटेसी और वो चीज एक आ रही होती है। मेरे एक ड्रामों में नहीं हुआ नीला, मेरे बहुत सारे ड्रामों में ये चीज हुई है। बल्कि भी जब ये सुकून की शूटिंग भी हो रही थी ना, तो मैं एक ही बात करती थी कि खुदा के लिए यार, अब जो लिखा है उसी को बनाओ, जो लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ना मैं अपने किस किरदार को लेके किस तरह से चल रही हूँ, किसको मैंने क्या कितना जो है वो देना। एक वो एक्टर्स में स्क्रीन टाइम का बहुत ज्यादा हो जाता है, सीन्स अपने लिखवाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि जब मैं लिख रही होती हूँ तो मेरी किसी एक्टर के साथ बात ना हो, किसी डायरेक्टर के साथ बात ना हो, बस जो है जो प्रोडक्शन हाउस मुझे कहे। इसी चक्कर में मेरी एक डायरेक्टर के साथ लड़ाई भी हो गई थी, मैं आपको सही बताऊं तो। मेरा एक सीरियल था, तो वो मुझे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला था कि मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहा हाँ आप उनकी ना सुने। तो उसके बाद वो मुझे कहीं मतलब उन्होंने कॉल की, मैंने उनको कहा सॉरी मैं तो ये नहीं कर सकती। तो उस पे मतलब उन्हें मतलब पता नहीं बुरा लगा ये क्या था। मैंने कहा आपको बुरा लगता है तो जरूर लगे, लेकिन मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती हूँ। जाहिर है मैंने, आपको नहीं स्क्रिप्ट समझ आ रही आप मत करें। लेकिन स्क्रिप्ट को उन्होंने छोड़ा तो नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं थी छोड़ी। तो उसमें फिर आके ना फिर हमें ये चीजें भी, इन चीजों का भी इतना सामना करना पड़ता है कि फिर हम कहते हैं यार इन्होंने जो बर्बाद करना उससे बेहतर नहीं है कि हम ही उनको वैसा ही करके दे दें। मगर ये तो तो ये चीजें ना, ये छोटे छोटे ऐसे मसाइल हार हैं मानने जिनमें वाली हम लोग। हार मानने वाली बात हो गई ना मिसबा, कि आप मतलब अपनी चीज को अपने हाथ से खुद ही खराब करके फिर उनको दें, ताकि फिर वो उसको मजीद खराब करें। बिकॉज मुझे एक बात बताओ, चलो उस बात को छोड़ दो, आपके जितने भी ड्रामे हैं हम्म, हम्म, में आपकी हम्म, हीरोइन होती है, वो बहुत 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 मासूम होती है, बहुत हम्म। रोती है, बहुत मासूम होती है यार। मतलब होती हैं आजकल खवातीन, लड़कियां होती हैं, मगर मतलब इतनी 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 मासूम यार, कहाँ से लाती हो इतनी मासूमियत? यार मैं बहुत मासूम हूँ। तो ये सारे सारी हीरोइन, ये सारी हीरोइंस आपके अंदर से निकलती है। मैं खुद एक हीरोइन हूँ, ओए, इतनी मासूम हूँ, मैं क्या भी बहुत बात रोती हूँ छोटी छोटी बातों पे। बरसात की हीरोइन ले लो, ये इश्क की हीरोइन ले लो। अच्छा, और जो है कौन सा ड्रामा आया तुम्हारा जो मैंने अभी देखा, ये सुकून की अभी हीरोइन देख लो। और इसके अलावा चलो इश्क तमाशा की वो रमशा तो थोड़ी सी बदमाश थी, दूसरी वाली जो थी वो बड़ी मासूम सी थी, एमन ने जो रोल किया था। वो देख लो, मतलब हर बंदी रोती रोती रोते 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 थकते नहीं है ये लोग, रोते रोते यार, इतनी मासूम। देखे ना वो, देखे रोते हैं तो फिर रेटिंग आती है ना। क्या हम देखिए, देखिए मैं कमर्शियल तो राइटर बड़ा हूँ। गलत है यार, ना ना करा करो, क्यों क्यों? देखे फिर मान ले कि मैं मासूम हूँ, मान ले। मैं देखो, मैं बहुत अरसे से फिर ये मान। मुझे पता है कि तुम मासूम हो, मैं जानती हूँ, ठीक है ना। हीरोइन को इतना मासूम क्यों बनाती हो? कि एक मासूमियत होती है ना, एक होती है स्पाइनलेस, तुम मासूम हो बट तुम स्पाइनलेस नहीं हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी हाँ, इज्जत नफ्स है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है ना। तुम्हारी हीरोइनों में नहीं होती, वो क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये सब में नहीं होता, नहीं देखें सब में नहीं होता ये। चंद एक हैं, देखें उसमें भी क्या होता है कि एक वो स्टोरी जो है ना, वो मेरे पास हर सीरियल की, मैंने कहा था ना मेरे पास हर सीरियल की कहानी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऑफ रिकॉर्ड ही आपको बता सकती हूँ, ऑन रिकॉर्ड में नहीं कर सकती, वो कुछ बातें ऐसी हैं। ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि देखिए सब नहीं है, जैसे दराड़ की जो इरहा थी, उसके हस्बैंड ने उसके साथ इतना बुरा भी किया है, और वो चाहती तो मतलब अर्श से, फर्श से उठा के अर्श पे बिठाई गई है, वो अगर उस चीज में आती ना, तो उससे एक टाइम आया था अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसने अपनी बेटी तक को छोड़ दिया था, उसने घर छोड़ा, शौहर छोड़ा, और बेटी तक को छोड़ा। वो मेरी ही लिखी हुई हीरोइन थी, जो सुनहरी थी। चलिए उसके साथ हमें हैप हुआ जो रुशना थी, लेकिन ये है कि अभी अब जो रमज़ेश की थी वो स्टैंड लेती हैं बेचारी,
वो सिर्फ निभाने की एंड तक कोशिश करते हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, जब नहीं होते फिर वो स्टैंड लेती हैं, फिर वो अब कहती हैं कि नहीं अब नहीं ना, अब नहीं। मैं आपकी स्टैंड देखिए वो थोड़ा कहानी कहानी का भी हमें थोड़ा वो देखना पड़ता है, वो देखो, समटाइम्स जो कहानी हम महबूब लिख के चल रहे होते हैं। हाँ, वो इस कदर रोना 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 रोना, वो दो किस्तें देख के फिर इतनी इस कदर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो बदजात, मुझे बड़ी उम्मीद थी उससे, उसकी हीरोइन को देख के तो मैं पक गई थी लिटरली। मैंने खुद तुम्हें मेरा मैसेज भी किया था, मैंने कहा, यार ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं नहीं कर सकती। तो मतलब यार अब नहीं बर्दाश्त होता, पता नहीं, या तो हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि अब बुढ़ापे में आके अब नहीं इस तरह के कैरेक्टर्स बर्दाश्त होते, जो इस कदर स्पाइनलेस हो कि उनके साथ कुछ भी कर लो, मार लो, पीट लो, उल्टा दो, कर दो जो भी, मगर वो चुप रहती हैं। तो मतलब अब ये कैरेक्टर्स नहीं होते यार, मतलब किधर है ये किधर है? नहीं 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 है, ये एग्जिस्ट तो खैर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त जो है चैनल्स की एक पॉलिसी होती है, जैसे उनको एक वो लड़की ऐसी ही चाहिए, मासूम चाहिए, चाहे वो जियो था चाहे वो एयरवाई था, वहां पे लड़की रोती धोती ही उनको चाहिए थी कि उनका बस, मैंने कहा ना कि आपको वो जुमला बुरा लगता है लेकिन ये एक रियलिटी है कि उनको लड़की जितनी वो, क्योंकि वो कहते हैं कि खवातीन का ड्रामा है, खवातीन एसोसिएट करती हैं उस लड़की के दुखों से कि हाँ हम भी ये फेस करते हैं। आप यकीन करें, पर्सनली मुझे लोग फीडबैक देते हैं इस चीज का, हाय मेरे साथ, क्योंकि वो एक औरत का ड्रामा होता है ना, औरत देखती है, औरत रिलेट करती है, औरत रोती है साथ बैठ के। तो उस वक्त ये चीज थी, अब जाहिर है अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अब लड़की के अंदर थोड़ी सी वो दिखाई जा रही है कि नहीं, लड़की अपने हक के लिए बोलती है, वरना बोलती हुई लड़की पहले बिल्कुल भी, मैं हम टीवी की बात नहीं करूंगी, बाकी मैं चैनल्स की बात करी हूँ कि वहां वो चीज मतलब वो हमारे वन लाइनर्स ही अप्रूव नहीं होते थे, इसमें लड़की इस तरह की कोई दिखाई जाती थी। मुझे याद है मैंने इतनी ढेर सारी कहानियां दी थी मुख्तलिफ चैनल्स पे, जिसमें एक लड़की है, अगर वो घर से, अगर उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ है लेकिन वो स्टैंड करती है, वो खड़ी होती है अपने पैरों पे, वो मतलब अपने लिए बहुत कुछ वो करना चाहती है, और वो बड़ी एक वो बल्कि एक फिर वो प्रूव करती है अपने आप को, वो ऑनलाइन हमारे अप्रूव ही नहीं हुए। अब तो आप लोगों के पास बहुत तो ऑप्शन, ये चीज है ना। अब तो ऑप्शन आ गए। देखो अब ये वाली बात जो होती है अब जस्टिफाई नहीं होगी, बिकॉज अगर ग्रीन चैनल को देखो, हर एक ड्रामा दूसरे ड्रामे से डिफरेंट है, हर एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, हर एक चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो अब तो आप लोगों के पास बहुत चैनल खुल गए हैं, मतलब अब आप ये तो नहीं कर सकते कि वही रूटीन ड्रामे चलाते जाएं, लाइक यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज वरना तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे वो लोग। अब कोई नहीं देखेगा ये जो इस तरह के ड्रामे हैं। देखें वो हमसे पहले भी आगे ही हैं, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो अब ट्रेंड चेंज हुआ है ना, तो अब जब हमारी आगे की जो होंगे जो हम मतलब लिखेंगे कहानियां, तो डेफिनेटली उसमें भी चेंज होगा। जैसे अभी मुझे चंद दिन पहले अभी एक मैं और एयरवाई के साथ करना चाह रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई नहीं भाई, अब रोती धोती हम लड़की नहीं करें। मैंने कहा अच्छा, इतने सालों से आप लोगों का ये चल रहा था, तो अब आप लोग भी इट मीन्स कि चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ यार, अब ना एक ड्रामे का उन्होंने मुझे बताया कि अब उसके बाद जो है, अब हमारा जो है वो अब चेंज हो रहा है कि अब कुछ अरसे के बाद ये लोग अपनी ना मार्केटिंग जो है स्ट्रेटेजीज है जो भी वो चेंज करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी अगर उनकी बन गई है। जैसे अभी एयर वाई की मैं बात करूंगी ना, तो एयर वाई बहुत सीधी सीधी कहानी, वही आम, उनको बहुत वो जैसे मतलब टर्न्स एंड ट्विस्ट वाली कहानी नहीं चाहिए उन्हें, सीधी ही लाइन, वो कहती है जितनी सीधी सड़क है ना मतलब उसी पे रहो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं, मुश्किल उस चीज को आप लोग मत करें। तो उसमें ये होता है कि देखें, आम लिखना, आप लोगों को लगता है कि आम है लिखा, लेकिन आम को खास बना के लिखना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। एक खास चीज है, एक नई चीज है, उसको तो हम बड़ा इजीली लिख लें। एक वो चीज जिसपे हजारों लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके ऑडियंस को सामने बिठाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो हम्म, वो तो मैं कर रही हूँ ना। हाँ, ये बात है। चले अब हम सुकून से ये चीज है, बैठ, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपकी शिकायत दूर होगी, इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर होगी इंशाल्लाह। जाने तो वाले, इंशाल्लाह। आपका ख्याल है कि मेरी शिकायत जेन्युइन है, आप समझती हैं? देखे मैं बिल्कुल जेन्युइन है, और बाज दफा मैंने कहा ना कि हम खुद भी बहुत सारे काम नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन देखिए हमारे ना एक अनदेखी सी हमारे हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, जो हमारे एट द एंड हमें हम भी मजबूर होते हैं चैनल के सामने, उनकी पॉलिसीज के सामने। एक अरबों खरबों का चैनल वो लोग चला रहे हैं, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं,
वो एक राइटर को जो है ना वो रिप्लेस तो कर देंगे, लेकिन एक राइटर की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आप किसी भी राइटर के साथ बात करेंगे वो यही बात, ये कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो मतलब आप लोगों को क्या लगता है, मुझे एक से एक छोटी सी मिसाल दें कि अगर जब हम बात कर रहे हैं कि अब हम एक ही वो घिसी पिटी लिख रहे हैं, लड़की को रुला रहे हैं, उसको उसके साथ उसको दुखी दिखा रहे हैं, यार हमारा दिल नहीं करता हम उस किरदार को खुद पे तारी करके लिख रहे होते हैं। तो जब हम एपिसोड लिख रहे हैं, मैं सम टाइम मतलब मैं इस तरह की इमोशनल हूँ कि मेरे बच्चों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब मैं कोई सीन लिख रही होती है ना, तो मेरे बच्चे मेरे चेहरे से देख के मेरे तासुरात से समझ जाते हैं, अच्छा मम्मा कोई बहुत दुखी सीन अब लिख रही है, मम्मा आप कोई, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मुस्कुराते हुए कोई सीन लिखूं। हम फील करते हैं ना, जाहिर है हमारे अंदर से वो चीज आ रही होती है, तो जाहिर सी बात है हमें भी होता है ना कि हम कोई हंसती मुस्कुराती जो है वो लिखें कहानी। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ चीजें हैं जो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। दराड़ में मैं, जिस तरह वो था, साइमा इस बात की गवाह है, मतलब ये उन दिनों एक प्रोजेक्ट कर रही थी तो ये जानती है इस चीज को। तो मैं ना एपिसोड लिखती थी तो मैं उनको कहती थी साइमा, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना ख्वाबों में गंदे अंडे और टमाटर नजर आते हैं, लोग मुझे मारेंगे, ये मैं क्या लिख रही हूँ। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं करना चाहती थी, मतलब थोड़ा ओपनली वो था कि एक वो लड़की है, घर में आई है, कजन है, और वो ओपन बेडरूम सीन्स वो वाली चीजें। लेकिन वो मुझे उन्होंने कहा कि आपको लिखने हैं, आप लिखें, आपको लिखने पड़ेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। हम्म। वो कहानी भी मुझे खैर उन्होंने ही दी थी। तो उसके बाद ये हुआ अनिला के जब मुझे बहुत सारे लोग मुझे मिले, इवन मुझे एक खातून मुझे मिली, आज तो मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने मुझे कहा एक मतलब ऐसे ही जाते हुए हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, उन्होंने कहा कि तुमने मेरे भाई की कहानी लिखी है एज इट इज। मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरे भाई ने किसी को कहानी तुम्हें सुनाई है और तुमने वैसी की वैसी लिख दी है। मैंने कहा मैं तो जिंदगी में मतलब पहली बार आपसे मिल रही हूँ ना, और जब मैं लिख रही थी उस वक्त मुझे ये कहा जाता था यार ये कहाँ होता है, यार ये कहाँ होता है। तो फिर ये चीज थी कि अब इस तरह के जब हमें मिल रहे होते हैं तो तब हमें होता है कि यार अब हम लोगों के नब्ज पे तो हाथ रख रहे हैं ना कहीं लोग रिलेट तो करते हैं इन कहानियों को, चाहे वो रोती धोती हैं, चाहे वो बुरी हैं, या जो भी जितनी भी इनमें कहानी है, लेकिन लोग उस चीज से रिलेट करते हैं। हम्म। तो ये चीज भी है। तो जो सुकून तो लिखा, मिला जुला ही हमें मिल रहा होता रिस्पॉन्स। हाँ, जो सुकून लिखा था तो उसके पीछे क्या क्या प्लॉट था, क्या सोचा था? ऐना का कैरेक्टर, फिर उसके बाद हमदान का कैरेक्टर, फिर उसके बाद कौन सा है ये, रजा, रजा का कैरेक्टर। तो ये पहले स्टोरी आई, पहले कैरेक्टर्स आए, किस तरह से ये ड्रामा बना आपके जहन में? अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मेरे साथ थोड़ा कभी कभी एक डायलॉग से बन जाता है ड्रामा, कभी कभी एक सिचुएशन से बन जाता है ड्रामा। तो मुझे जो है, मैंने 2017 में ना एयरवे के साथ अपनी जिंदगी का पहला और डेफिनेटली आखिरी, आखिरी भी हुआ, वो एक सोप सीरियल किया था चांदनी बेगम के नाम से। तो उसके बाद मैंने दोबारा एयरवे के साथ मैंने मतलब दी थी काफी सारी कहानियां, मैंने कहा ना कि नहीं उनको समझ आई, उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो नहीं थी। तो फिर मैं जाहिर है अब जियो के साथ मेरे, क्योंकि मेरा ये है कि एक जगह पे मेरा कंफर्ट जोन अगर है तो मैं फिर उसमें उनके साथ करती रही, हम टीवी के साथ किया या जियो के साथ किया। तो वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी थी, जो अब्दुल्ला सेजा के प्रोडक्शन हाउस में आई ड्रीम एंटरटेनमेंट में वो होती है सनिया। तो उनके साथ मेरा रास्ता था, तो वो सनिया की मुझे एक दिन कॉल ही कहती, यार कोई रोमांटिक सी कहानी दो, बस हमें रोमांस करना है, तो आप रोमांस बड़ा अच्छा लिखती हैं। तो मैंने कहा यार मैंने तो कितना अरसा हो गया रोमांटिक इस तरह का कुछ लिखा नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं आप लिखे ना, बस मुझे कहानी दें। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है मैं कहानी दूंगी। अब देखिए सिंपल मैं कोई ऐसी कहानी तो देना नहीं चाह रही थी जिसमें मतलब बस वो प्यार मोहब्बत और वही फैंटेसी तो मैं नहीं देना चाहती थी, मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि थोड़ा उसमें सब्जेक्ट भी हो। तो फिर देखिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मतलब जिस तरह हम देखते हैं इर्द गिर्द बच्चियां मतलब बड़ी बेबाक होके स्कूल कॉलेजेस छोड़ के बॉयफ्रेंड्स के साथ जा रही होती हैं, मिल रही होती हैं, तो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है खुदा ना खास्ता हम कितने सारे हमारे सामने, हम न्यूज में भी देख रहे होते हैं या वैसे भी कितने मिसहैप्स हम बच्चियों के साथ हो जाते हैं।
लेकिन ये था कि अब रेप और वो वाली चीज तो हम वो भी नहीं लिखना चाहते थे ना, मतलब वो ना एयर वाई करता, ना जाहिर है मैं इस तरह का वो कुछ करती। तो मेरा ये था कि मैं कुछ इस तरह का करूं कि ये जो लड़की फैंटेसी के पीछे भाग रही है बेहतर की तलाश में, और पेरेंट्स को फैसले जो उनको गलत लगते हैं, तो मैंने कहा कुछ मुझे इस तरह का अगर घरेलू की कहानी लिखनी है ना, तो मुझे इनको भी जो है वो एड्रेस करना चाहिए। खैर फिर मैंने एक कहानी बनाई इस तरह की। और हमदान का जो किरदार है ना, हमदान तो बस मुझे ऐसा ही लिखना था। अभी हमदान की असल मुझे लगता है अब कहानी है ना, और उसकी शुरू होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि बेसिकली ऐना क्या थी या हमदान क्या है ना। उनके वो तो इतने स्वीट, इतना स्वीट मुझे लगता था ना कि समटाइम्स मैं से हैरान होती थी। शायद आप कह लें कि मेरी अपनी फैंटेसी में जितना अच्छा मर्द है ना, मेरे मेरे तसव्वुर में कि जितना अच्छा मर्द मैं सोचती हूँ, वो मैंने उसको वैसा ही शायद मतलब क्या पता कोई ऐसा मिल भी जाए। अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा इतना अच्छा मर्द। खैर, तो मुझे वो तो मुझे आप कह लें कि वो फैंटेसी ही थी जो मैं कहती थी कि ये तो मैं पैसा ही लिखूंगी। और रजा, देखिए रजा जो है, रजा जैसे तो बहुत सारे लड़के हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, वो तो इसी मुआशरे का ही किरदार है। और क्या सवाल था आपका? है ना। और ऐना जो है, ऐना मैंने देखी थी कि वो भोली भाली नहीं है, वो एक फर्माबरदार लड़की है जो अपने पेरेंट्स पे उनकी रजा में खुश रहती है। जो उन्होंने उसके लिए जो सोचा, अच्छा सोचा बुरा सोचा, वो उसके साथ खुश नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करती अपने मंगेतर को। लेकिन वो मंगेतर के साथ भी बदतमीजी नहीं करती। वो माँ बाप के सामने भी ये नहीं कहती कि ये गलत फैसला था। वो चुप है, वो साबिर लड़की है, वो अपनी रजा में राजी है, उसने एक दिन भी नहीं ये बोला। हाँ, जो छोटी है वो उसको बेशक उकसाती रहती है या जो भी होता है, तो वो तो थोड़ी वोकल मैंने दिखाई थी, जैसी शायद मैं खुद भी हूँ लाइफ में। तो लेकिन ये है कि जो ऐना है वो मासूम और भोली भाली नहीं थी, वो एक अच्छी बच्ची है, एक अच्छी बेटी थी अच्छा। वो अच्छी बेटी से बुरी बेटी तक का सफर था वो। जी। अच्छा, समझ आया। मेरा भी अपना जो मैंने ड्रामा देखा है, मेरा ख्याल है कितनी 15 किस्तें आ गई हैं उसकी, सुकून हाँ, की। 15। जितना मैंने जी ड्रामा, जी, 15 होने आ चुके। मेरा ख्याल है कि अगर इस ड्रामे में कोई विलन है अगर मेरे हिसाब से, तो वो आयला है। हम्म। बिकॉज सारी फसाद की जड़ जो है ना, वो आयला है। उसका कैरेक्टर है। उसी ने सारी हाँ, हाँ, जो कि खुद मासूम बन के पीछे बैठी हुई हैं, लेकिन जो है वो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा होता। ये हम जैसे लोगों को समझ आ रही होती है कि ये सारी आग बेसिकली आयला की लगाई हुई है। तो हाँ। मुझे कुछ चीजें जो थी ना मिसबा, उसने थोड़ा मुझे मुझे दुखी किया। टू बी ऑनेस्ट, में जो हम्म। हम्म। तुम जो बात तुम्हारी है, हमदान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वाकई में एक आइडियल मर्द की तरह दिखाया है। हम्म। हम्म। मगर कुछ चीजें जो थी वो कंसिस्टेंट नहीं रही उसके अंदर। पहली बात तो ये कि हम्म। जब आपका पहला एपिसोड आता है, अगर मैं आप उस पे आपको लेके जाऊं, तो उसमें वो एक सीन आप लोगों हम्म। ने ऑफिस का दिखाया है, जिसके अंदर के वो उस्मान पीरजादा के साथ वो ऑफिस के लोग आ रहे होते हैं, और फिर वो कोई प्लॉट का कोई चक्कर होता है, कुछ होता है। तो हमदान उसमें एक बात करता है जो कि बड़ा क्लियर होके और बहुत ही दबंग अंदाज में कहता है कि मैं मॉरली करप्ट लोगों के साथ नहीं खड़ा होता। तो आप हम्म। इतना बड़ा स्टैंड ले रहे होते हो, जब आप इतना बड़ा जुमला बोल रहे होते हो कि आप मॉरली करप्ट लोगों के साथ स्टैंड नहीं लेते, बट एट द सेम टाइम वो हर मॉरली करप्ट काम में रजा की मदद कर रहा है, उसको रोकता रहा है। लेकिन वो रोकने का तरीका वो नहीं होता कि आप उसको हम्म। उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, बिकॉज वो प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना रजा को। तो फिर ये एक उसकी पर्सनालिटी का तजाद। दूसरा मैं बताऊं कि जो मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी, वो ये कि एक जुमला है जो अतिका ओडो बोलती हैं ड्रामे के अंदर, जब वो एक बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है, और अतिका ओडो से आके वो उसका बेटा रजा की बताता है, तो वो कहती है अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़ों की तरह हैं ये तो, मर भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं, बट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कोई डायलॉग है। और कुछ हम्म। के आगे तो पैसे भी फेंक दो तो वो ठीक हो जाता है सारा का सारा। अच्छा, उस वक्त मुझे ये बात पिंच हम्म। कि यार कुछ भी है, लेकिन गरीबों के लिए कीड़े मकोड़ों का एक रेफरेंस जस्टिफाइड नहीं होता। मतलब जो लोग देख रहे हो उनको क्या महसूस होगा कि आप उनको किस तरह से रेफर कर रहा है। चाहे आप दिखाना यही चाह रहे हैं कि एक कोई अमीर औरत है जिसके माइंडसेट ये है कि वो इंसानों को
गरीब इंसानों को कीड़े मकोड़े समझती है। लेकिन टीवी पे थोड़ा सा हम्म इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, पैसे थोड़े फेंक देंगे और वो बात जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये तो लोग होते ही इस तरह से। हम्म एग्जैक्टली वही चीज हमने दिखाई कि जनाब हमदान आया, उसने बच्ची को लिया, बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया, बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, माँ बाप को भी पैसे दिए, हम्म माँ बाप से कहा कि जी हम आपकी पढ़ाई का बोझ बुधा, तो सब कुछ उसने जस्टिफाई कर दिया हमदान ने, कि वो पैसे दे के वाकई में उनका मुंह भी चुप करा दिया और वो भी कर दिया। तो वो माइंडसेट उनकी माँ का गलत नहीं है। वाकई में क्या इंसान कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके आगे पैसे फेंक दिए जाए तो वो सब बातें सारे कसूर माफ हो जाते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं अनिला, ये कीड़े मकोड़े गरीबों के बारे में है। जब कोई किसी माँ का, हमारे ही इधर पाकिस्तान में, बेटा मार दिया जाता है, कोई कत्ल कर देता है, तो वो कसास के तौर पे जो है वो पैसे क्यों देते हैं, और वो लोग रख भी लेते हैं। क्या वो उसके खून की कीमत होती है? तो ये कुछ चीजें हमारे यहाँ पे, हमारा जो मुआशरा है ना, उस हिसाब से कुछ चीजें वो की, मतलब अब वो जो हमदान था, वो अपनी तरफ से उनकी, मतलब वो हॉस्पिटल भी लेके गया है, वो उसके लिए सोच रहा है, क्योंकि वो भीख मांगने वाली बच्ची थी, वो उसके लिए लड़ भी रहा है कि आपके बच्चे भीख मांगने के लिए नहीं है, आप इसकी तालीम का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो जस्टिफाई कर रहा है, उसका ये है कि उसको वापस के लिए तकलीफ हुई है। देखिए, दूसरी बात, जो रजा को वो रोकने वाली बात है ना, रजा को वो रोकता है। अगर मुझे मतलब मेरी बात कोई, जस्ट सपोज आपको ही पसंद नहीं आएगी ना, आप मेरी चाहे जितनी भी अच्छी दोस्त होंगी, जितना भी मान सम्मान वाली बात होगी, आप मुझे सिर्फ जबान से रोकेंगी, आप मुझे हाथ से नहीं रोकेंगी। अगर मैं इस तरह की रजा जैसी बदतमीज होंगी ना, मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, मैं झटक सकती हूँ। सम टाइम हमदान को उसमें अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी होती है कि यार उतना ही करूं जितना ये मेरी सह जाए। मतलब एक हद है वो, क्योंकि वो तो किसी की भी नहीं सुनता। वो बाप के सामने खड़ा हो जाता है, वो उसके साथ बदतमीजी करता है, वो माँ की नहीं सुनता। अगर वो किसी की थोड़ी बहुत सुनता है तो वो हमदान की सुनता है। तो हमदान को अपनी लिमिट्स जो हैं वो हमेशा ही याद रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो जाता है बचपन में एक्सीडेंट के जरिए। उसकी जो परवरिश होती है वो, और उसकी मतलब जितनी भी अपब्रिंगिंग जो है वो करते हैं इसकी ये खाला करती। तो एक उसके अंदर वो चीज है कि इन लोगों ने, एहसान वाली बात भी है कि वो, क्योंकि एक, तो उसको है कि नहीं यार, इन लोगों ने मेरे पे एहसान किया है तो मैं इनके सामने वो ना करूँ। वो उनकी कंपनी में, हालांकि वो इतनी अच्छी पोस्ट पे भी है, उसके पास सब कुछ है, इसके बावजूद भी उसने कभी खुद को ओनर नहीं कहा। वो हमेशा ये कहता है कि नहीं, मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ यहाँ पे। तो हमदान तो इस तरह का है ना, इतना लॉयल है, इतना वो है कि वो इस हद तक कि वो कहता है कि नहीं, जो चीज है ना, इतना हकीकत पसंद भी वो है कि वो नहीं करता। लेकिन इस वजह से वो, इसका तो बहुत रोकना नहीं बनता। दूसरे, उनकी बेटी को तो बहुत लाइन मार रहा है यार, वो गुड़िया जी को तो बहुत लाइन। नहीं यार, नहीं 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 देखे, नहीं नहीं, देखे, गुड़िया तो फुल ऑन उस पे फिदा है, लेकिन मेरी बात सुने, उसने कभी भी उसकी, क्योंकि दोनों में एज डिफरेंस ज्यादा है। हमदान रजा से भी काफी बड़ा है, और वो उनका एक एज डिफरेंस है, तो उसने कभी भी, वो उसको पसंद करता है, वो शायद अच्छे मौके की भी तलाश में, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ये चीज है कि मैं नहीं करता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या मतलब काबिल से मुराद ये कि मतलब क्या पता इसके पेरेंट्स इसके लिए क्या सोचा हुआ होगा। वो बेटी फुल ऑन लाइन मार रही है उससे कि आपने ये कर दिया, आपने वो करे। उल्टा सम टाइम वो कहते हैं यार इसको मैं क्या बोलूं। उसने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, मेरे हमदान ने कभी उसको गलत नहीं कहा। लेकिन हमारा हमदान और क्या करे, अपनी बीवी को उसने अंदर जाने को छोड़ा हुआ है, वो अंदर वो अपने माँ बाप से मिलने गई है, बाहर खड़ा होके तो वो अपनी गुड़िया जी से बातें कर रहा है फोन पे, उनको कपड़ों के लिए शॉपिंग कराने के लिए लेके जाने की बातें कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा लाइन क्या मार देगा, इसमें गलत बात नहीं कर। नहीं, अब मेरी बात सुने, नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए, बीवी उसकी वो बनी हाथ साथी तौर पे, उसके साथ उसका कोई वो बीवियों वाला नहीं है। वो, देखिए, वो अच्छा, वो दिल का अच्छा इंसान है ना। असल में लास्ट उसमें क्या हुआ कि उसने मोहब्बत के हवाले से उसने कोई बात की, जो गुड़िया थी, तो उस पे, क्योंकि वो ऐना की वजह से इतना प्रेशर आई था, तो उससे ऊंची आवाज में बात करता है, थोड़ा सा उसके साथ वो हार्श हो जाता है, जिसपे उसको होता है कि नहीं यार, गुड़िया के साथ ज्यादती होगी, मैंने अपना गुस्सा उस पे निकाला। तो वो उसके एक्सक्यूज में उसको फोन करता है। ये गुड़िया थी जो आगे फैल गई रायते की तरह कि आप फिर मुझे इस बात पे राजी होंगी कि आप मुझे लेके जाएंगे। ओ खून फिर वो माफ कहता है है अच्छा यार, हमदान, तुम मतलब मैं ले जाता हूँ तुम्हें। ओ खून माफ है हमदान को ना, कोई बुराई ना सुनना। ऑफ, हाँ, तो बस फिर मतलब
देखिए मेरे पास वो है ना कि हमदान के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, लेकिन ये है कि मुझे पता है ना उसके कि उसकी क्या इंटेंशंस थी। अच्छा, तो फिर ये बताओ मुझे कि ऐनान ने तो अपना घर जी। छोड़ा, ठीक है ना, उनको फिर हमदान मिल गए। जी। तो मतलब आप जो भी लड़की घर छोड़ेगी, जी। उसको एक अदद हमदान बैठा होगा संभालने के लिए, आपके ख्याल से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सबसे ज्यादा मुझे सवाल पूछा जाता है कि उसको तो उल्टा आप फैंटेसी दिखा रही हैं, उल्टा ये हो रहा है। देखिए मेरी एक बात सुने, ऐना घर से निकली, वो आई रजा के पीछे। जो भी था, रजा उसकी जिंदगी में आया, उसने उसके साथ जो कुछ भी किया, वो उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, वो हमदान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। वो मोहब्बत करती है, ये मोहब्बत कह लें या वक्ती अट्रैक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो रजा की तरफ उसकी वो सारी तवज्जो थी। अब वो उस पे उसकी शादी हो जाती है हमदान के साथ हादसाती तौर पे। तो ऐना के लिए हमदान मतलब, ऐना के लिए अगर हमदान के लिए अगर ऐना बोझ है ना, तो हमदान के लिए ऐना मतलब ऐना के लिए हमदान भी है वैसे ही सेम। उसकी शादी हादसाती तौर पे जरूर हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं निकलता कि अब वो बहुत वो हो गई है कोई, कि वो बहुत मतलब अब उसको वो ओके है, सब कुछ सही हो गया है। आपका सवाल क्या था वैसे, मैं भूल गई हूँ क्या था, सॉरी। सवाल मेरा ये था कि कि ऐना, हर लड़की के लिए हमदान बैठा होगा। हाँ, हम्म। नहीं देखो, वो तो मैं मानती हूँ, ठीक है। हम्म। अगर मेरा ये मतलब है कहने का कि देखो, जैसे बहुत ज्यादा इस वक्त 4 एपिसोड हो गए, उसने कपड़े नहीं बदले, ठीक है। परेशान हो गए हम लोग, सना जावेद के कपड़े देख देख के अब वहशत हो रही है, दिल चाह रहा है कि खुदा करे बस वो दिन कब आएगा, वो मुबारक दिन कब आएगा जब सना जावेद कपड़े चेंज करेंगे। हाँ। इतनी तो वो स्ट्रेस में है, ऊपर से अब्बा उनके हॉस्पिटल में है, सारा खानदान उनको डिसोन कर रहा है, बर्बादी की एक लिमिट को वो बंदी पहुंच गई है, ठीक है। हमदान से वो जब हम्म। कभी मुंह हम्म। खोलती है अपना, तो वो सिर्फ ये बात होती है, आप पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, आप पता नहीं सोच रहे होंगे कि मैं घर से भाग गई हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। अरे भाई, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें इस बात की क्यों टेंशन है कि हमदान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? अब जवाब दो। नहीं नहीं, हमदान के लिए वो इसलिए नहीं कह रही, एक वो वाहिद बंदा उसके सामने वही है जो उसको सुनता है। ऐना को तो माँ बाप ने छोड़ दिया, ऐना को सगी बहन जो मतलब उसको वहां पे उकसा के भेजने वाली थी, वो उससे उसने मुंह मोड़ लिया। माँ भी तो बराबर की शरीक थी ना। वो जब उसने तलाक का सुना कि मुझे तलाक हो जाएगी, उसने तो मतलब यही कहा कि बेटी को ही भेजो ना, अब ये तो चली गई, अपनी मैं जिंदगी बचा लूं। जो कि 90% बल्कि 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि माएं कहती हैं हाँ ठीक है, सारा इल्जाम उस पर डाल के खुद वो साइड लाइन हो गई है। तो अब उसके पास ये है कि क्योंकि देखिए ऐना बुरी लड़की नहीं थी, अब ऐना के सामने एक ही हमदान है, तो वो उसके सामने भी उसको अंदर से वो चीज, उसका गिल्ट है, उसको वो चीज पिंच कर रही है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि मैं तो एक बुरी लड़की बन गई। चंद घंटे में एक अच्छी फर्माबरदार बेटी से वो एक बुरी लड़की, बुरी बेटी का सफर कर लेती है। तो अब वो सिर्फ उसको इसलिए बोल रही है, और फिर वो उसको कहती है कि तुम तो ये सोचते होगे ना, वो मतलब जैसे अपनी वो चाहती है कि कोई उसको सुने, कोई तो उसकी सफाई, कोई तो उससे सवाल करे कि ऐसा क्यों हुआ। वो सिर्फ हमदान को इस वजह से बताती है और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती। तुम्हारे ख्याल मतलब से एक कोई भी लड़की हो, कोई भी अच्छी लड़की हो ना, तो वो तो यही करे। तुम्हारे हम्म। ख्याल से ऐना के रोल से इंसाफ हो रहा है? यार क्या नाम है उसका, आप कहना चाह रही हैं कि सना जावेद इंसाफ कर रही हैं, ये कहना चाह रही हैं? देखिए मैं नहीं, अच्छा कर रही है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे एक वो जहन में था ना, जब हम लिखते हैं ना, तो मतलब एक वो फैंटेसी, वो और किरदार होते हैं, तो अगर हम देखा जाए ना, तो उस तरह की तो मुझे कभी कास्ट मिली ही नहीं। लेकिन जब ये कर रहे थे तो हमने काफी सारे एक्टर्स को ये मतलब जब दिया था स्क्रिप्ट, तो बहुत सारे जो हम चाहते थे उनके पास सारे टाइमलाइन का भी सम टाइम इशू हो जाता है। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बताऊं ना, तो सना से इतनी उम्मीद थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा कर रही, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है उनका। सही है। मैं बहुत ही शायद हार्श हो गई।
हाँ, नहीं हार्श नहीं हुई। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि शायद ये रोल, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको सूट नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम्म बट मेरा अपना ख्याल है कि शायद कोई भी किसी भी रोल के लिए, जो तीनों मेन लीड्स हैं, उनमें से कोई भी अपने अपने रोल के लिए सूटेबल नहीं है। बल्कि मेरा अपना ओपिनियन है, ऑब्वियसली आई माइट बी रॉन्ग इन दैट, आगे चल के चीजें निकलेंगी। बट देयर हम्म माइट हैव बीन बेटर कास्टिंग, शायद उसकी वजह से ड्रामे ने थोड़ा सा हिट लिया है। अगर शायद कैरेक्टर्स कुछ और होते जो कि एज अप्रोप्रिएट होते, हम्म मेरा ख्याल है थोड़ा ड्रामा और उठता और निखरता। बिकॉज आपकी स्टोरी में हम्म कहीं कहीं झोल है, मैं ये नहीं कहती परफेक्ट है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उसमें एक्टर्स का भी थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्शन का मैं नहीं कहूंगी, आई थिंक डायरेक्शन इज वंडरफुल, बहुत अच्छी है, उन्होंने सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी की है, लोकेशंस बहुत प्यारी ली हैं, हम्म बड़ी फ्रेशनेस एक ड्रामे के अंदर है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है, ओएसटी बहुत अच्छा है यार। 14वीं किस थी या पता नहीं 13वीं किस थी, मैं, मेरे कान तरस गए कि कोई डायलॉग सुनने को मिले मुझे। कोई डायलॉग सुनने को नहीं मिल रहा था, मतलब पूरे का पूरा गाने 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 गाने, पूरा ओएसटी चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मैंने कहा, यार कोई ओएसटी बंद कर दे, कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ डायलॉग सुनने को मिल जाए। पूरा का पूरा ड्रामा, लाइक सिर्फ ऐना और हमनान चलते जा रहे। इस पे मैं एक बात करूं, मेरे नजदीक जो सबसे हम्म ड्रामे का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन, जो मेरा नहीं ख्याल कि आपके आगे जितनी भी आपने एपिसोड लिखे हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और सीन होगा, जो कि वो चाय पीने के लिए जब वो लोग वहां पे रुके हैं, और जहां पे हमदान ने ऐना को बताया है कि यार ये छोटी सी गलती नहीं थी तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती थी कि तुमने इस तरह से घर हम्म छोड़ा, और उसको रियलाइजेशन दी कि भाई ये छोटी बात नहीं की थी तुमने, ये काफी बड़ी बात की है कि तुम घर छोड़ के आई हो, अपने आप को इतना भी मासूम मत बिल्कुल। पोर्ट्रे तुम कर रही हो। वो बहुत प्यारा सीन लिखा हुआ था, बहुत प्यारा सीन लिखा हुआ था, और एहसन ने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया है। एकदम से हाँ कट आता है, एकदम से कट आता है, कंप्लीटली एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं दोनों के, हीरो के भी और हीरो के भी, और उसके बाद बारिश हो जाती है और बारिश में छतरी आ जाती है और रोमांटिक गाना आ जाता है। ये पूरे इम्पैक्ट को बर्बाद करके रख दिया यार। दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट सीन, व्हाट हैव दे डन। मतलब मैं सर पीट रही थी अपना, ऑनेस्टली। मतलब मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, और उसका पूरे टेम्पो का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बोल के और फिर वो कट करके, और फिर कहाँ एक्सप्रेशंस जा रहे हैं, बारिश का सीन आ रहा है, छतरी आ रही है, रोमांस हो रहा है, दिल नहीं दुखता? देखिए, मैं अगर दिल 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 खून के आंसर होता है, लहू लहुआन हो जाता है दिल। लेकिन हुआ ये था हुआ ये था कि देखें, अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें होती हैं स्क्रीन के लिए की जाती हैं। तो सिराजुल हक, ये मेरा तीसरा ड्रामा है जो सिराज भाई ने जो है वो किया है, डायरेक्ट किया है। तो मैं उनको बहुत बड़ा डायरेक्टर मानती हूँ, और अच्छा भी डायरेक्ट वो करते हैं, लेकिन वो भी मेरी तरह फिल्मी है। ठीक है ना? तो हम बाज दफा हमारे अंदर वो मतलब एक स्क्रीन और वो फिल्म, और उनको लगा कि उस वक्त वो बहुत वो जरूरत थी बारिश की। हालांकि उस वक्त बारिश मैंने नहीं लिखी थी, उस वक्त बारिश का कोई सीन नहीं था। जो मतलब मेरा स्क्रिप्ट था उसमें बारिश का सीन नहीं था। लेकिन उस वक्त उनको फील हुआ होगा कि ये एक डिमांड है, क्योंकि पीछे जो है इतना एम्बियांस, मतलब पूरा वो इतना खूबसूरत है, और वो सारा जो है बारिश होगी तो हीरो हीरोइन भीगेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो लंबी खामोशी थी, मैंने इस पे बहुत ज्यादा मतलब बातें सुनी है कि मुझे सभी कह रहे थे कि यार ये इतनी लंबी खामोशी, 20 मिनट बोले नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। उसमें क्या था कि वो अब ये देखें, ये डायरेक्शन और थोड़ा एडिटिंग की ये चीजें होती हैं, और नहीं, ये इसमें बहुत तो सारा एक राइटर का कोई ये कसूर नहीं होता। बहुत फेयर है, आपसे ये सवाल पूछना बहुत अनफेयर है, और मैं जी। नहीं हम्म। पूछना चाह रही थी आपसे ये सवाल, मगर फिर मेरा ये ख्याल था कि नहीं नहीं, अच्छा मैं किया सिराज आपने पूछा। सिराज भाई को ये इंटरव्यू भेजूंगी ना, ताकि उनको ये सवालात जो है ना मेरे, ये मेरे सवालात आपसे नहीं है मिसबा, ये मेरे सवालात आपसे नहीं है, ये मेरे हाँ, सवाल भाई से हैं कि भाईजान ये आपने किया। आप उनका खुद इंटरव्यू करें, सिराज भाई से मैं आप खुद करूंगी, उनका अगर वो इंटरव्यू मेरे करें। काबू में आते हैं तो मैं करूंगी, क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं है, लेकिन मैं आपके ड्रामे की कैसेट पे गई हूँ, और मैंने वहां पे शूट देखा है। अच्छा।
जी, मैंने वहां पे शूटिंग होते हुए देखी है, मैं वहां पे गई हूँ, बहुत इज्जत से उन्होंने, सिराज भाई ने बहुत मान से, बहुत इज्जत से उन्होंने मुझे किया। सना से भी मेरी मुलाकात हुई सेट के ऊपर, और आई हैड अ वेरी वेरी हम्म। गुड एक्सपीरियंस वहां पे। वो जो आई थिंक एक सीन था वो जिसमें वो बाथरूम में जो है वो रो रही है और उसके मुंह पे माथे पे, मतलब अगर मुझे उस वक्त पता होता, मेरी तस्वीरें भी हैं उसके साथ, मुझे पता होता कि इस कपड़े उसने 4-5 एपिसोड्स तक पहनने हैं ना, तो मैं उसे गले ना लगती। नहीं, उस वक्त साफ होंगे। अच्छा, ये इतना मेरे पास बहुत क्यूरीज आई कि आप खुदा के लिए आपने लिखा नहीं। देखिए, अब पता उसने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। है नहीं उसके इसका देखिए, वो फिर वो एक डायरेक्ट, आपके हमदान वो भाई क्या जो है पहने तो देखें आपके जिंदगी। हमदान भाई तो गुड़िया को शॉपिंग करा रहे हैं, तो फिर उनके पास कपड़े किधर से? अपनी बीवी के लिए कपड़े तो है नहीं, अब नहीं गुड़िया के लिए कपड़े हैं क्या? नहीं नहीं, अब वो अब इसके लिए बहुत शॉपिंग करेगा यार, बहुत शॉपिंग करेगा। मैं खुद शॉपिंग की बहुत शौकीन हूँ, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरी हीरोइन कपड़ों के बगैर रह जाए। इतनी प्यारी शॉपिंग करेगा हमदान अब इसके लिए। तो बड़े अभी वो उसको पता नहीं अभी इन्होंने शूट वो किया है या नहीं, लेकिन ये है कि वो एक बड़े ढीले ढाले से कपड़े लेके इसके लिए आएगा। और वो बहुत खुले होंगे सना को। ज़रा सना है भी स्किनी सी, लेकिन वो कैरेक्टर में भी यही था कि वो उसको बहुत ढीले ढाले लगते हैं ना, तो वो उसको बोलता है मतलब पेंगुइन लग रही हो। तो एक इनकी फिर छेड़, जब इनकी दोस्ती होगी ना, तो एक छेड़छाड़ वाला एक वो भी बड़ी चीजें हैं जो आगे होंगी इसके अंदर ना। अभी अभी आप मायूस मत हो, इससे भी बहुत कुछ है जिसमें होने वाला है। अच्छा, मैंने बहुत जल्दी तो नहीं हाँ। की आगे खींचने में। नहीं, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, कहानी होती है पहले ही एपिसोड से हमें पता होता है ये हीरो है, ये हीरोइन है, और ये इनके साथ मिसहैप होना, और फिर इस तरह से इनकी शादी हो जानी, दैट्स इट। हमारे जो ये सकून में हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था कि ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ किरदार के। अच्छा, हीरो सब रजा को समझ रहे थे, बट वो रजा नहीं था, एक एक हमदान हीरो था। जो 9वीं 10वीं एपिसोड में जाके निकला कि नहीं यार, ये तो हीरो ये निकला है। तो उसमें ये है, हमारा होता क्या है, अब ये थोड़ा सा एक समझे थोड़ा ट्रिकी था कि हमने इस चीज को थोड़ा चेंज किया कि इस पे भी लोगों को बड़ा सदमा भी पहुंचा कि यार रजा दिखाते दिखाते आप लोग हमदान पे लेके, और फिर ये भी लोगों को बहुत था कि हमदान कैसे होगा हीरो। तो अब ये है कि अब फोकस वो उसके चेंज हो लिए जाएगा। बहुत कुछ आगे करेगा, वो सारा कुछ करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक वो, अब ये वो वाली आपको कहानी नजर नहीं आने वाली। ये मैं एक बता दूं बात, कि वो जो एक लड़की होती है, एक्सीडेंटल मैरिज है, ये फोर्स मैरिज है, और वो अपने मियाँ का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, पीछे से उसने धक्के खा लिए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। देखिए, ये एक रियलिटी तो है ना कि ये चीजें हुई तो है, वो चीजें साथ साथ चलेंगी तो सही। लेकिन ऐना, हमदान और ऐना का जो प्रॉपर एक जो कैरेक्टर है ना, वो अब खुल के आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। कि वो ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, आप देखना छोड़ देंगी, लेकिन ये है कि वो मतलब वो वैसी ही लड़की जिस तरह आप कह रही थी ना, कि ऐसा नहीं होना, मतलब एक हालात की मारी हुई बेचारी लड़की नहीं रहेगी। ये मैं इतना कह सकती हूँ। नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और वो यही। एक अच्छी पुरएतमाद लड़की में तब्दील होगी, और हमदान की वजह। अच्छा, चलो, मतलब ये हाँ, एक सवाल का जवाब दूंगी, जो 4 एपिसोड तक है ना। हाँ, 4 एपिसोड तक उसका सूट जो था ना, वो जिंदगी में मैं एक वो, मैं ये आपकी, मैं आपको तो नहीं, जवाब तो अंडरस्टैंड कर गई, ये मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। वो भाई, एक बंदी जिसकी जिंदगी दाव पे लग गई, जो वो हो गई, जिसको घर से निकाल दिया गया, जिसकी जिसकी शादी एक अनचाहे बंदे के साथ उस पे थोप दी गई, और वो उसको पता नहीं, उसको ये भी नहीं पता वो उसको रखेगा नहीं रखेगा। पसंद तो डेफिनेटली उसको नहीं करता, मोहब्बत का तो कोई सवाल ही नहीं, तो सीन ही नहीं है। तो वहां पे जब आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मिसहैप होता है ना, तो तब कपड़े शपड़े आपको कुछ याद नहीं रहता, आपको खाना पीना याद नहीं रहता, आपको अपना होश ही नहीं होता। ये मैं बिल्कुल, अपनी ऑडियंस के लिए बता रही हूँ बिल्कुल कि सही बता रही हो, मगर मैं बच्चों को बताऊं बहुत तुम्हें, इस चीज पे हो रहा था। एक और भी इसका जवाब है कि जो आपने टाइमलाइन लिखी है ना, वो सिर्फ ये सारा का सारा हम्म। विद इन 2 डेज हुआ है। एक दिन सुबह से शुरू हुआ है और अगले दिन यस। शाम तक रहा है। तो हाँ इट्स मैटर हाँ ऑफ हाँ। इट्स अ मैटर ऑफ विद इन नो मोर देन 24 आवर्स। कितने लोग होते हैं जो दिन में 6-6 कपड़े? या तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ, वो जो स्पैन है वो 4 हफ्तों पे मोहित हो गया, ऑब्वियसली। हफ्ते में 2 एपिसोड, मोहित हो गए, हाँ।
तो वो इसलिए ज्यादा लगता नहीं वो मुझे भी है, फील हुआ। 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा उसको वो नहीं, और बहुत ऑकवर्ड लगता है अगर उस ड्यूरेशन में उसके कपड़े चेंज करवाए जाते। तो आई थिंक ये डायरेक्टर की बहुत इसमें खूबी है और बहुत स्मार्टनेस है कि उन्होंने जो है ना वो सबको उन्हीं उन्हीं कपड़ों में सबको ही रखा है, मतलब माँ के भी वही ड्रेस है, बहन की भी वही कपड़े, सबने वही वही पहने हुए हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं हाँ है, कोई टाइम का कोई चेंज उसमें वो नहीं, सिवाय गुड़िया के कपड़े चेंज होते रहते हैं बस, और किसी के चेंज नहीं होते हैं। तो ये है। बस वो शौकीन है, गुड़िया को शौक है ना कपड़े चेंज हाँ, करने का। वैसे पता है मेरा निकनेम गुड़िया है, इसकी बात है तो इसलिए मैं इसको जरा ज्यादा ही छेड़ रही हूँ बेचारी गुड़िया को। तो अच्छा। अच्छा अच्छा हाँ, तो आपको अच्छा पता नहीं, अच्छा आप गुड़िया अच्छा। स्टेक पे आई हुई है इस वक्त, ये जो शो का नाम है वो गुड़िया स्टेक है। ये मेरा टेक है क्योंकि मेरा निकनेम गुड़िया, मुझे अनिला के नाम से। अच्छा मैंने नीचे, ओके, अच्छा। अब देख लें फिर तो गुड़िया की तो सबसे बड़ी सपोर्टर मुझे मिल गई, इसका तो मतलब है आगे जाके मेरी गुड़िया पिटाई होने वाली है आपसे। गुड़िया गुड़िया के कैरेक्टर के साथ गड़बड़, हाँ, गुड़िया के साथ गड़बड़ की है तो समझो मेरे साथ गड़बड़ की है, ठीक है ना। अच्छा, खैर मजाक के अलावा ओ नो, नहीं नहीं ये तो आखिरी मुझे सवाल पता। पूछूं जिसकी मुझे कोई लॉजिक हम्म। समझ, ठीक है। उसको हाँ कुछ है। कराची आने का जो उसका मसला था, एना का, हम्म अम्मा या बहन क्यों नहीं आ सकी, बहन का इम्तिहान कहाँ चला गया यार, पूरा दिन गुजर गया, मैंने बहन को कोई इम्तिहान की तरफ जाते हुए नहीं देखा, घर पे बैठी हुई थी वो, कोई कोई उसकी मुझे कोई ना कोई पढ़ाई की एक्टिविटी नजर आ रही थी, कुछ नहीं। बहन को ला सकती थी यार अम्मा, बेचारी टेलर शॉप तक तो अम्मा जाती हैं उसके, कराची छोड़ दिया लड़की को अकेले हम्म किसी लड़के से मिलने के लिए, ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों को। हम्म। अच्छा, क्यों नहीं करता, मेरी बात सुने, हमारे तो लड़कियां जो हैं वो जब करने पे आती हैं तो बहुत बहुत कुछ कर जाती हैं। आयमा का एग्जाम था, लेकिन देखिए हमारे पास क्या था कि जब मैं लिख रही थी ना तो हमारा क्या होता है, हमारा फोकस होता है मेन जो हमारा इवेंट है उस पे, और हमारा फोकस होता है कि जो मतलब हीरो है हीरोइन है हम उस पे रखते हैं ज्यादा, हमारा फोकस होता है ये, हमें मतलब कहानी हीरोइन हीरोइन की होती है ना, तो हम हमारी कोशिश होती है कि सपोर्टिंग किरदारों की हम लिखें जरूर, लेकिन ये है कि हमें उसी पे रहना होता है, क्योंकि वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा वो इवेंट था कि उसमें अगर हम वो लिखते या दिखाते, मुझे भी लगता है जाहिर है कि डायरेक्टर को भी ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा कि हम उसको ये दिखाते कि वो गई है पेपर देने ये इस तरह, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में, अगर सोप हो तो फिर तो हो जिनके सकता दिमाग है, में कीड़ा होता प्राइम है टाइम ना, के सीरियल में हम चीजें ये नहीं दे सकते। लेकिन जिनके दिमाग में कीड़ा होता है ना उनको ख्याल आता है कि वो कहते हैं यार जब इसको इम्तिहान था तो उसको इम्तिहान के लिए भेज देते हैं, अम्मा मुंह दे देती और उसकी मंगेतर को यार, खामखा में उसको भी बीच में घसीटने की हाँ बड़ी पढ़वा दिया गरीब को, एग्जाम देने के लिए भेज देते हैं उसको। लेकिन एक तो बनती, कुछ तो लॉजिक बनती कि भाई वो बिजी थी इसलिए वो बहन के साथ नहीं गई, हर जगह तो वो घूम, नहीं वो थे तो बेचारे बिजी। लाइक नहीं थोड़ा तो बिजी तो वो सोचना चाहिए थी, ना आपको, बिल्कुल थी। थोड़ी डिटेलिंग यार जरूरी होती है लॉजिकली, थोड़ी डिटेलिंग जरूरी होती है वरना उसको हजम करना ना यहाँ पे अटक जाती है गर्दन में बात, गले में। तो थोड़ी, नहीं देखिए, हाँ आपकी बात सही है। नहीं मेरी, मैं आपको बताती हूँ, नहीं हो बिल्कुल लिखा गया था और डेफिनेटली शूट भी हुआ होगा, लेकिन बार दफा क्या होता है कि जब एडिटिंग हो रही होती है ना एपिसोड्स की, तो कुछ चीजें उस वक्त भी मतलब निकाल दी जाती हैं। वो डायरेक्टर की भी इसमें कसूर नहीं होता, मैं कभी कभी कहती हूँ कि इसमें प्रोडक्शन हाउस वालों का भी कसूर नहीं होता, वो टाइम ड्यूरेशन जो एक मिलता है ना उसका थोड़ा कसूर जरूर हो जाता है, हो सकता है उसमें वो टाइम ऑफ स्पैन में वो चीज रह गई हो। लेकिन जो ये है ना कि माँ नहीं जा सकी, तो बाप किसी भी वक्त के बाप दोपहर के खाने पे घर आता है, तो उसको ये था कि अगर मैं भी चली गई और हम क्या, उनके पास एक वो सॉलिड रीजन नहीं था कि हम क्या कहेंगे। ऐना को तो उन्होंने बहाना बना दिया ना कि वो सहेली के घर गई है, और फिर ये था कि माँ को ये भी हो रहा था कि माँ और बहन को एक ये चीज भी आई होगी ना कि यार अब हम कबाब में क्या हड्डी बने, हाँ ठीक है तुम चली जाओ वहां पे, तो तुम जा सकती हो, तुम कर सकती हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज भी पूछी कि ऐना जैसी मासूम लड़की घर से कैसे भागी। अब ये तो गलत बात है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कॉलेज जाती हैं और वहां से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, उन जैसा मासूम भी कोई नहीं होता। एग्जैक्ट, तो ये मासूम का तो लफ्ज आता ये है मैं ना। आपके सवाल के साथ है, हाँ, मासूम नहीं है, मासूम फर्मा नहीं है। बरदार कर्मा बता, आई है, मासूम दैट नहीं है, इज द वो राइट अच्छी है। वर्ड एंड हाँ दैट्स हाउ द कैरेक्टर शुड बी बिल्ड अप, कि वो मासूम नहीं है, हाँ कर्मा बता जैसा परफेक्ट, नहीं है।
मगर जो उन्होंने उसका कैरेक्टराइजेशन की है ना यार, वो ऐसे की है कि वो बहुत मासूम और बहुत भोली भाली और बिल्कुल दुनिया की किसी भी गर्मो सर्द से उसको दूर रखा गया, उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल बेवकूफ है, लाइक स्पाइनलेस है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही लुप्त है, वो बिल्कुल ही। इस तरह का कैरेक्टर शो हुआ है यार, इस तरह का कैरेक्टर शो हुआ, इसीलिए तो हजम नहीं हो रहा, यही तो प्रॉब्लम है। आई थिंक ये डायरेक्शन की फ्लॉ में कम। अच्छा सॉरी मैंने तुमसे पहले कहा था बहुत लितड़ पर थे, तुमने नहीं मानी थी मेरी बात ये सिराज भाई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मेरा नहीं। तो मैं क्या करूं यार, मुझसे नहीं हो रही आजाद, मैं कह रही बस मैं छोड़ दूं ड्रामा देखना, लेकिन अब तुमने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया है, नहीं नहीं, हम बोले नहीं नहीं। टू सी के आगे क्या होता है। मुझे बहुत अब मुझे जो है ना वो शौक हो रहा है, मुझे ये ड्रामा कंप्लीट करके दिखाना है, देखना है मुझे पूरा, चाहे वो मुझे लॉजिकली हजम यार हो। मैं हाँ 15 किस्तों तक चुप थी। कहानी जो है ना, मैं कुछ सही बात बता रही हूँ, कहानी अब शुरू हुई। अच्छा बस ठीक है। और अब चाहे वो ऐन और हमदान के अगर दो, आगे कोई गड़बड़ हुई तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है। दोस्ती है, रोमांस की। हाँ तुमने बच के किधर जाना है, हाँ मैं बिल्कुल। मुझे ठुकाई लगानी होगी, मैं दोबारा आके लगा दूंगी, मैं बता रही हूँ मुझसे बचने का कोई तरीका नहीं है आप आपके लिए मैं हाजिर हूँ, आप टेंशन में नहीं, बस आप अपने सवाल तैयार रखें। नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं, तुमने बहुत हाँ तहम्मुल से वो मेरे मसला जवाब, नहीं है। तुमने बहुत तहम्मुल से मेरे सवालात के जवाबात दिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने कहा इसको पतंगे लग जाएंगे बीच में ही, लेकिन बहुत तहम्मुल से जवाब दिए यार, थैंक यू सो मच। नहीं इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी नहीं नहीं। 20 मिनट्स में खत्म हो गया, अच्छा हुआ मैंने इसका प्रो ले लिया नहीं तो मैं 40 मिनट्स में तो हमने अभी तक शुरू नहीं की थी। बट आई थिंक मजा आया, आई हाँ थिंक पता ही नहीं चला। हाँ फन इंटरव्यू, एंड बहुत। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यूज एक्चुअली, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत मजा आया है हाँ नौशीन, इस बार नौशीन। थैंक यू यार, मुझे भी। ये मेरा ख्याल है अब हमारे ऊपर ड्यू हो गया है कि सुकून जब खत्म होगा तो हमने एक सेशन और रखना है, हम्म। क्या ख्याल है? डन है इंशाल्लाह है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक है हाँ जी। डन है, क्योंकि इसी मुझे पता है ना, अभी मुझे पता है ना, मैंने भी बहुत सारे मुझे लोग कह रहे थे इंटरव्यूज के लिए, तो मैंने नहीं उनको दिया, मैंने कहा आप थोड़ा सा देख लें। हाँ अभी थोड़ा सा देख रहे, कहानी शुरू नहीं हुई, लेकिन आपके साथ मेरा बड़ा पुराना एक पेंडिंग था सिंस बज्जात से। आई नो तो बज्जात वाला भी रह गया, दरार वाले भी रह गया, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब आपको नहीं यार, डिलीट कर सकती, बजात में भी बहुत तो इसलिए पढ़नी मुझे था थी, कि बस। हाँ बजात भी बहुत पढ़नी थी, मैं मुझे बजात की हीरोइन से मुझे इतनी चिढ़ लग गई थी, मुझे उर्वा की अब ड्रामे में देखती नहीं हूँ मैं, और इमरान से तो मुझे अब बिल्कुल अल्लाह अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है मुझे उसके बाद से, तो बहुत टॉक्सिक रोल्स यार, ईमान से हद होती है किसी बात की। तो खैर एनीवे, नहीं मैं अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर। उसकी भी एक कहानी है, हाँ मैं वो हम उसकी भी एक कहानी है। ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं बातें बहुत है, किसी दिन आना तुम जरा साहिबा की तरफ चक्कर लगाना, अगली दफा मैं आती हूँ हाँ तो फिर बहुत है बैठ बस। के बहुत गप्पे लगेंगी, मेरा ख्याल है बड़ा मजा आएगा, लंबी नहीं। मैं जरूर जरूर इंशाल्लाह आप आइएगा। हाँ नहीं जरूर चक्कर लगाएंगे, फिर और फिर ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना, आपको इतनी बातें पता चलेंगी ना। हाँ मजा आएगा, मजा आएगा, मैं तो फिर आपको इतनी बातें पता चलेंगी ना कि आप कहेंगे कि वह जरूर, मजा तो बहुत आएगा आपको। इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मतलब अभी तो पता है क्या, मैं इंटरव्यू जब देती हूँ ना, मतलब अब मुझे याद आता है थोड़ी सी ना जरूरत से ज्यादा सच बोलने की। तो हम्म, मुझे कभी कोई भी इंटरव्यू होता था ना, तो मैं कहती थी यार मैं तो फिर साफ साफ बोल दूंगी ये बात है, तो फिर बाद में मुझे साइमा और जननी खुदा के लिए हाथ थोड़ा हौला रखना, चीजें फिर वो बाद में हमें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। कुछ चीजें होती है ना जो, हाँ तो बस फिर मैं ना इतना ही बोलूं तो सही है। इतना ही बोलूं तो ठीक है। चलो यहाँ पे लेकिन ये है कि देखिए, अच्छा लगा मुझे आपके सवालात, आप प्यार से देख रही हैं। नहीं बस अब यहाँ पे हम लीव लेते हैं, और इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि सुकून के एंड पे इंशाल्लाह एक हम इंटरव्यू और करेंगे, और उसमें फिर चुपते हुए सवालात में कोशिश इंशाल्लाह। ना करूं, उम्मीद है कि उस वक्त तक मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका होगा नहीं नहीं, आप कभी तब तक मुझे लगता है आपको हमदान से प्यार हो चुका होगा, देखते हैं आप हम, नहीं कर पाएंगे। अगर हमदान ने गुड़िया के साथ कुछ गड़बड़ की तो शायद नहीं यार गुड़िया भी बहुत प्यारी है।
नहीं, ये भी तो हो सकता है कि गुड़िया खुद बोले देखते हैं, कि ऐना के साथ ज्यादती हुई है देखते हैं, देखते हैं। और अभी अभी रिवील मत करो, अभी वो आप देखते हैं, उसके साथ अभी ज्यादती अभी नहीं आइए करें। आगे की किस्तों में देखेंगे कि गुड़िया का क्या रिएक्शन होता है। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप देखें, मैं तो आपको सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि हो सकता है गुड़िया जो है हाँ, वो अच्छी, लेकिन पता फिर भी नहीं। मत भूलें कि वो रजा की बहन है। हाँ बिल्कुल, रजा की बहन है, हाँ, तो बिल्कुल वो रजा। रजा की बहन। हाँ, अब तो हाँ, तो वो नताशा रजा की भी। बहन पता नहीं वो क्या करेगी। तो अब उसके लिए तो ड्रामा देखना पड़ेगा। देखेंगे, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच हाँ, मिसबा, बहुत मजा आया। और आप अभी लाइन पे रहिए, मैं अपने व्यूअर्स से इजाजत लेती हूँ। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आपको आज का शो मजा आया होगा। मिसबा नौशीन से बात करके बहुत सी चीजें क्लियर हुई। और मैंने थोड़े से सख्त सवाल किए, मगर उन्होंने काफी तहम्मुल के साथ जवाब दिए हैं। आई थिंक इस बात को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज अपने कमेंट्स में भेजिएगा। मैं मिस पाक को रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके जवाब दें वो। और थोड़े से लितर वो भी खाएं आराम से मजीद अगर है तो। और फिर इस वादा लिया है कि सुकून खत्म होगा तो इंशाल्लाह फिर हम एक दफा और सिटिंग करेंगे, और उसमें भी मजीद क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जब तक फिर और कोई नेक्स्ट शो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।